welcome to Dakshina E-Classroom. So we'll be starting our new lecture. तो ready हो जाइए and take your notebooks और properly notes बनाना है. हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ नई चीज सीखने वाले हैं. तो in this lecture we'll be seeing wedge constraint. सबसे पहले wedge constraint को समझेंगे. Last lecture में हम लोगों ने देखा था constraint motion when we were having constraint in string. String में क्या constraint है कि length is going to remain constant. हमेशा length constant रहेगी. It is massless, है ना? String is massless, inextensible और कभी slack नहीं होगी. Length of the string will remain always constant. यहाँ पे क्या है, जब आप wedge constraint पे आते हो तो wedge constraint में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि contact between two objects, if two bodies are in contact, they are going to remain in contact all the time, है ना? उनके बीच का contact कभी खत्म नहीं होगा. Bodies are rigid, मतलब कोई sponge जैसी नहीं कि इसको मैंने प्रेस किया तो B यहाँ पे प्रेस हो जाएगा. No, bodies are rigid and the contact between bodies is going to remain, मतलब contact will always be there, है ना? तो ये हमारा wedge constraint है कि contact between bodies will always be there. तो यहाँ पे आप हेडिंग में आज wedge constraint लिख सकते हो. तो उसको समझने के लिए हम पहले easiest example लेते हैं and then we will slowly upgrade the examples, है ना? तो जैसे सबसे पहला केस अगर मैंने देखा तो अगर A पे हम फोर्स लगाएं, I can move this object up, ये ऊपर जा सकता है. इस पे अगर इधर से फोर्स लगाया तो इधर जा सकता है. इस पे अगर इधर से फोर्स लगाया तो इधर जा सकता है. कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम. इधर से फोर्स लगाओ, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. होल्ड इट या फिर इसको से पुल करो तो इट विल मूव अप. ठीक है, बट अगर इसको आप ऐसे फोर्स लगाओगे, विल इट मूव डाउनवर्ड? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, बी इज ऑपोजिंग. बी उसको नीचे जाने नहीं देगा बिकॉज ए बी एंड ग्राउंड सब क्या है, रिजिड हैं. दे आर नॉट कोई ऐसी बॉडी नहीं कि वो अपना शेप चेंज कर ले, दे आर रिजिड. तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ये नीचे नहीं जाएगा. क्लियर है, यहाँ पे ये नीचे नहीं जाएगा. वैसे अगर बी को हम देखें, इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड, मतलब मैं इसको अगर ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, क्या ये मूव करेगा? हाँ, ये मूव करेगा. बी विल, अगर आप नीचे से फोर्स लगाओगे, मान लो मैंने ये मान लो क्या था, हमारा हाथ था. दिस सरफेस जिसको हम ग्राउंड बोल रहे हैं वो हमारा हाथ था. हाथ पे दो ब्लॉक्स रखे हुए थे. तो इफ आई मूव माई हैंड अप तो फिर ए भी ऊपर जाएगा, बी भी ऊपर जाएगा. दिस बी विल मूव अप, ऊपर जाएगा ये, लेकिन ए भी ऊपर जाएगा. क्लियर है ये चीज? और दिस बिकॉज दिस बॉडी इज रिजिड, तो जितने से हम हाथ को ऊपर ले जाएंगे with whatever acceleration we are going to move up the hand, B will move up with the same acceleration. Then only it will be able to move up na, and A will also be moving with the same acceleration. So इसको जितने से ये ऊपर जा रहा है उतने से इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा. If it is moving with A, इसको भी A से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये A से, इसको अगर A से ऊपर जाना है तो this cannot go inside this block A. B cannot go inside the block A. तो B को अगर x डिस्प्लेसमेंट करना है तो A को भी x डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा. देन ओनली B विल बी एबल टू मूव बाय x. क्लियर है? सो एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B आर गोइंग टू रिमेन सेम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ A एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ B आर गोइंग टू रिमेन सेम. जब हम नीचे से फोर्स लगाएंगे तो नीचे से फोर्स हम लगाएंगे तो ये B ऊपर तभी जाएगा जब A ऊपर जाएगा. अगर यहाँ पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, मान लो B है और उसके ऊपर ये A है, तो ये A, B and hand all three are moving with the same acceleration. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे. A को x डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा तभी B x डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा. If I want to move this block, इसको अगर हम A से मूव कराना चाहते हैं तो इसको भी A से मूव करना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट में देखते हैं. If I am applying force on B in this direction, will it move? No, because यहाँ पे क्या है, this is ground. यहाँ पे हम A पे अप्लाई करेंगे, will it move? No. अगर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तब क्या होगा? Then A will move. ठीक है, A will move, लेकिन B को भी मूव करना पड़ेगा. अगर if A has to displace by x, B को भी कितने से डिस्प्लेस होना पड़ेगा? x से डिस्प्लेस होना पड़ेगा. यहाँ पे क्या किया हमने, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दोनों क्या है, कॉन्टेक्ट में है. अगर इसको हमें मूव कराना है, अगर दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, अगर इसको इधर मूव कराना है, इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, देन दिस हैज टू मूव, है ना? तभी तो ये आगे जाएगा. और इनके बीच का कांटेक्ट अगर हमेशा रह रहा है कांटेक्ट, इफ ऑलवेज दे हैव कांटेक्ट बिटवीन देम, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे. क्लियर है? अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, इसका एक्सेलरेशन कम हुआ तो क्या होगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा. ये आगे बढ़ जाएगा और ये पीछे रह जाएगा.
ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ और इसका एक्सेलरेशन कम हुआ, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि इफ दिस हैज एक्सेलरेशन मोर देन दिस, तो ये तो इसके अंदर चला जाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल। इफ दिस ऑब्जेक्ट हैज लेस एक्सेलरेशन, दिस ऑब्जेक्ट हैज मोर एक्सेलरेशन, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि दिस हैव मोर एक्सेलरेशन, दिस हैज लेस एक्सेलरेशन, तब उनके बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, इसका कम था, कांटेक्ट खत्म हो गया। बट यहाँ पे हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांटेक्ट बिटवीन देम इज नॉट वैनिशिंग, कांटेक्ट इज ऑलवेज देयर, इनके बीच का कांटेक्ट कभी खत्म नहीं हो रहा है। इफ कांटेक्ट इज ऑलवेज देयर, इसका मतलब क्या होगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे, दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि भाई जो कांटेक्ट सरफेस है, अगर इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड, तो क्या होगा, दिस विल मूव x, इफ दिस वांट्स टू मूव by x, this has to move by x. If I am applying force from this side, then if this object has to move, if this object wants to move by x, this object has to move by x. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ये है ब्लॉक 1 का, अगर यहाँ पे सरफेस को आप सेपरेट करो, तो ये है आपका ब्लॉक 1 या ब्लॉक A और ये है ब्लॉक B, और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। मैंने बस यहाँ पे दिखाने के लिए अलग अलग दिखाया। तो if they are always in contact, then this surface, ये वाला जो पार्ट है, ये जो सरफेस है ऑफ ब्लॉक बी, ये जितने वेलोसिटी से या जितने एक्सेलरेशन से या जितना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करेगी, दिस सरफेस whatever displacement or acceleration or velocity this surface will have in this direction, same acceleration or velocity or displacement this surface has to have, है ना, this must have the same acceleration. If this surface has acceleration a in this direction या acceleration of ab बोल लो, then this surface has to have the same acceleration, क्योंकि अगर कम ज्यादा हुआ तो कांटेक्ट उनके बीच में खत्म हो जाएगा। So if these two surfaces are going to remain in contact all the time, तो ये जितना इधर आगे जाएगा उतना ये इसकी तरफ जाएगा, ये जितना आगे जाएगा ये उतना इसकी तरफ जाएगा, तो दोनों साथ में चल रहे होंगे। Both will have same velocity. Relative velocity में हमने पढ़ा था कि आपको अगर लग रहा है कि कोई मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, some object is at rest with respect to me, it means it has same velocity as mine. तो ये अगर दोनों साथ में है हमेशा, if they are always in contact, it means they are always together. If they are always together, it means their velocity will be always same. Their velocity, with whatever velocity it is trying to separate, it will try to approach with the same velocity. तभी तो क्या होगा, कांटेक्ट में रहेंगे। ये इधर जितने से चल रहा है, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये जितने से इधर चल रहा है उतने से ये भी इस डायरेक्शन में चल रहा है। Whatever acceleration this surface has, same acceleration this surface has. तो ये दोनों साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे ये मिला हमें कि भाई they will have same accelerations. अब और एक चीज देखते हैं कि अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे क्या है, this is the contact surface. इसको थोड़ा सा सेपरेटली बना लेते हैं। तो this is the contact surface of block A and this is contact surface of block B. Contact surface of block A and contact surface of block B. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कोई फोर्स लगाया इधर से, हमने अगर फोर्स लगाया इधर से, तो both will move with same acceleration. Both the blocks will move with same acceleration. Now look at the contact surfaces. तो these are the contact surface. ये इसका है, this is from block A and this one is from block B. तो अगर उनके बीच का कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, तो just look at the contact surfaces. अभी इस ब्लॉक को भूल जाओ, सिर्फ ऐसे देखो कि यहाँ पे there are two plates जो कि ऐसे हैं, नहीं ऐसे हैं, है ना, there are two plates जो कि इस तरीके से हैं। तो ये जितने से ऐसे जाएगा उतने से ये उसकी तरफ जाएगा, जितने से नीचे जाएगा उतने से ये उसकी तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इस डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। दिस डायरेक्शन, हमने क्या बोला कि देयर आर टू प्लेट्स लाइक दिस, एंड अगर ये प्लेट अगर इससे दूर जा रही है तो ये भी उतनी वेलोसिटी से उसके पास आएगी, जितने वेलोसिटी से दूर जा रही है, विद द सेम वेलोसिटी इट इज गोइंग टू अप्रोच द सेकंड प्लेट। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, किस डायरेक्शन में दे आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस, सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि इफ द सरफेसेस हैव कांटेक्ट ऑल द टाइम, they are going to move with same acceleration. In which direction? In the direction perpendicular to the surface of the contact.
इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इनके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। इसको हम और एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली वेज कंस्ट्रेंट में हमारे पास यही आता है कि व्हेनेवर टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट, अगर उनके बीच में कांटेक्ट हमेशा है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इक्वेट द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस। यहाँ पे क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर बोथ। तो जितनी ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये क्या कर रहा है, इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। भाई इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा इधर, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा इधर, जिसका कंपोनेंट, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा इधर, उसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। और इस ए ब्लॉक का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट कुछ इधर आएगा। तो वो दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट शुड बी सेम, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विथ व्हाटएवर वेलोसिटी दिस सरफेस फ्रॉम ब्लॉक बी इज ट्राइंग टू गो अवे विद द सेम वेलोसिटी इट विल ट्राई टू अप्रोच, तभी तो क्या होंगे, कांटेक्ट बिटवीन देम इज नॉट गोइंग टू वैनिश। क्लियर है। तो कोई भी एंगल हो, किसी भी एंगल पे रखे हो, कहीं पे भी इंक्लाइन हो, बस हमें क्या देखना है कि सरफेसेस इन कांटेक्ट शुड मूव। भाई सरफेसेस इन कांटेक्ट तो ऐसे परपेंडिकुलरली मूव कर सकते हैं ना, तो सरफेसेस इन कांटेक्ट शुड मूव such that the direction, the acceleration or velocity in the direction perpendicular to the contact surfaces is going to remain same। अब इसमें हम ये प्रॉब्लम करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट इज इंक्लाइंड, बी इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, और उसके ऊपर हमने दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस, कंस्ट्रेंट रिलेशन बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब यहाँ पे ये देखो कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले क्या है, दिस इज अ सरफेस जिसपे हमने इस ब्लॉक को रखा, और अब अगर ये ब्लॉक नहीं होता, इफ दिस ब्लॉक इज नॉट देयर दिस विल रिमेन एट रेस्ट, अगर ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं है दिस विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन अब क्या है भाई, हमने इस ब्लॉक को यहाँ लाके रखा, नाउ यहाँ पे एवरीथिंग इज स्मूथ, एनएलएम में हमें हर चीज क्या लेनी है, स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इस पे क्या होगा, इस पे पहले mg लग रहा था, mg was applying on like acting on this block B, but mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल लग जाएगा, बात खत्म। बट नाउ दिस ऑब्जेक्ट जो A है इट कैन मूव ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन B, ये B पे तो मूव कर सकता है ना, ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, कुछ इस तरह का है ना, ये है इंक्लाइंड प्लेन और इस पे मूव कर सकता है। क्लियर है। तो ये अगर इसको हमने ऐसे रखा तो ये तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर हमने इस ब्लॉक को, ब्लॉक ए को लाके रखा तो वो तो मूव करेगा, या फिर और बेटर एग्जांपल ये हो सकता है, ठीक है, ये तो मूव करेगा। क्लियर है ये चीज। तो ये वाला पॉइंट तो पहले फिक्स था, बट ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। अब दिस होल सिस्टम इज केप्ट इन अ प्लेन या एक फ्लोर पे जो कि क्या है, स्मूथ है। अब सोच के देखो, अगर स्मूथ फ्लोर पे रखोगे दिस विल ट्राई टू मूव डाउन, दिस विल ट्राई टू मूव डाउन, और क्या होगा, ये इसको पुश करेगा तो ये इधर भागेगा। सोच के देख सकते हो, हमने क्या किया, एक हमने ऐसे प्लेन लिया और बाकी ये तो नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेन लिया और इस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसको पुश करेगा तो पीछे जाएगा, ठीक है। क्यों होगा वो बताते हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, पहले ये समझा देते हैं कि वो ये मूव क्यों करेगा। तो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया डाउनवर्ड ए है, ठीक है। दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ mg। क्लियर। तो अब इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स आएगा, और वो कैसा होगा, वो होगा परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस। अब इस ब्लॉक पे कैसा लगेगा, ब्लॉक बी पे अगर आप देखो तो ब्लॉक बी पे नॉर्मल कैसा लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो ये कंपोनेंट तो क्या होगा, ये तो mg और यहां से जो नीचे से जो नॉर्मल आ रहा है उससे कैंसिल हो जाना है, लेकिन इस कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला तो कोई नहीं है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल में, लेकिन इस नॉर्मल का तो कंपोनेंट आया ना। सो दिस नॉर्मल विल कॉज अ कंपोनेंट इन x डायरेक्शन व्हिच विल मेक दिस ब्लॉक B टू मूव। क्लियर है। और सोच के भी देख लो कि अगर किसी ब्लॉक को आप स्मूथ सरफेस पे रख दो
स्मूथ सरफेस पे रख दो और किसी दूसरे हैवी ब्लॉक को उस पर रिलीज करो तो वो खुद ब्लॉक भी नीचे आएगा और इसको पीछे भी धक्का देगा। ठीक है, अगर ऐसा आपने फील किया होगा तो ऐसे हम बहुत सारे केस देखते हैं कि इसको ये धक्का देगा तो ये खुद तो नीचे जाएगा, ये वाला नीचे वाला भी इधर चलने लगेगा। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं भाई, दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। क्या ये इस डायरेक्शन मूव कर सकता है? ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे भी जा नहीं सकता, बिकॉज दिस इज अ रिजिड फ्लोर। ठीक है, इट कैन मूव ओनली लाइक दिस। तो जब नीचे आएगा तो ये इधर भागेगा, तो मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया a डैश। ठीक है, अब हमें देखना है कि a और a डैश में क्या रिलेशन आएगा। एक बार a और a डैश में रिलेशन आ गया, फिर आप लोग सारी चीज तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है, आपको a फाइंड आउट करना है, आपको a डैश फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड आउट, जो हमने टेंशन में किया था। कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालो, उसके बाद सबका एफबीडी बनाओ और फिर अपना जो भी वैल्यूज निकालनी है, वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, वो कर लो। तो यहाँ पे वी हैव केस कि दिस ब्लॉक कैन मूव डाउनवर्ड एंड दिस ब्लॉक कैन मूव ओनली इन एक्स डायरेक्शन। तो मैंने मान लिया भाई ये जब नीचे आएगा इट विल पुश द ब्लॉक बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? अब हमें ये पता है कि ये जो सरफेस है, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन इन कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। तो इसको अगर आप ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा दिखेगा, या फिर यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ये रहा ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए। ठीक है, थोड़ा सा हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक ए एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक बी। नाउ दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट मतलब ये जितना दूर भागेगा ये उतना ही पास आएगा, जितना दूर भागेगा उतना ही पास आएगा, तो वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट में। इसका मतलब ये जो, जैसे अभी क्या केस है, इस तरह से केस है, देयर आर टू प्लेट्स। अब यहाँ पे ये आगे जा रही है, ठीक है, दिस ब्लॉक इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर इंडिविजुअली इसका मोशन देखोगे तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे थे दोनों ऐसे, एक्सेलरेशन एक ही वजह से ये आगे गया, तो ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, इसको नीचे आना पड़ेगा, तो इनका एक्सेलरेशन, अब अगर वो दोनों हमेशा क्या है, कांटेक्ट में है, इट मींस इस सरफेस पे एक पॉइंट ले लो, इस सरफेस पे एक पॉइंट ले लो और इस सरफेस पे एक पॉइंट ले लो। ये इसका एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इधर है, कुछ कंपोनेंट उसका इस डायरेक्शन में आएगा, कंपोनेंट लेना आता है हमें, तो इसका इस एक्सेलरेशन में कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इट मींस दिस पॉइंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन। इसको हम निकाल लेंगे, ये कितना है, मैंने माना है इसका a डैश है, तो दिस इज a डैश, दिस एंगल इज व्हाट, अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, दिस लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी a sin थीटा, है ना, a 90 माइनस थीटा, सॉरी a डैश cos 90 माइनस थीटा, तो वो बन जाएगा a sin थीटा। सो दिस पार्टिकल इस पे अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इसका एक्सेलरेशन है इस साइड a, अगर आप परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा मतलब a sin थीटा। सो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कितना आ गया, a डैश sin थीटा, a डैश sin थीटा। अब ऊपर वाले को ऑब्जर्व करो, ऊपर वाले का ऑब्जर्वेशन क्या है, इट हैज एक्सेलरेशन a लाइक दिस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहां पे क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, ये सरफेसेस हमेशा कैसे कांटेक्ट में है। तो इसका एक्सेलरेशन है a ऐसा, और हमें निकालना है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कैसे निकालोगे भाई, हमें ये पता है कि दिस एंगल इज थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, सोच पा रहे हो ना, यही लाइन है ये, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर सेम, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो दिस लाइन एंड हॉरिजॉन्टल आर मेकिंग एंगल थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा। तो a है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या जाएगा, a cos थीटा। क्लियर है ये चीज? तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट इक्वेट दी
कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, क्योंकि कॉन्टेक्ट सर्फेसेस तो क्या क्या कर सकती हैं, उन जो खुद सर्फेसेस हैं उसके परपेंडिकुलर ही चल सकते हैं। वो ये सरफेस जो है ये ऐसे ऐसे ही चल सकती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस अगर ऐसे दूर जा रही है तो दूसरी कॉन्टेक्ट सरफेस उसके पास सेम एक्सेलरेशन से आएगी। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे दे आर गोइंग टू रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसकी हेल्प से, इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाला, तो क्या आया a डैश sin थीटा, और इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाला, वो क्या आया a cos थीटा। तो जस्ट इक्वेट देम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a और a डैश जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है a और a डैश का, वो आ जाएगा, कितना आया, a cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, a cot थीटा। क्लियर है ये चीज, कितना आया, a cot थीटा। तो ये आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, देयर इज अ ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दो फिक्स्ड सरफेसेस के बीच में है। इट मींस ये सिर्फ नीचे जा सकता है, ठीक है, ये सिर्फ नीचे जा सकता है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है ना ये, तो ये दिस कैन मूव ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका हमने एक्सेलरेशन ले लिया a। व्हेन इट विल मूव डाउनवर्ड, तो ये क्या करेगा, इट विल पुश द ब्लॉक B। तो इसको जब पुश करेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो इसका हमने एक्सेलरेशन लिख लिया ab। अगेन हमें क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट द कंपोनेंट्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो दिस इज योर कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लिखो। तो यहाँ पे क्या आया, ये है कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, a, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन है ab, a एंड ab। अब हमें इसके परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालो। तो इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिस विल बी a b sin थीटा। ये कंपोनेंट आ गया इसका थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो a b cos 90 माइनस थीटा इज a b sin थीटा। वैसे ही इसका कंपोनेंट निकाल लो इन दिस डायरेक्शन। अभी हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट निकाला इन दिस डायरेक्शन, अब निकालो इसका कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा, बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, सो दिस टोटल विल बी 90 डिग्री। तो एक आ गया ab sin थीटा और दूसरा आ गया a cos थीटा। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू ab tan थीटा। क्लियर है, a इज इक्वल टू ab tan थीटा। तो वी जस्ट हैव टू, वेज कंस्ट्रेंट में यही आपको करना है। एक का एक्सेलरेशन अगर गिवन है हमें, तो दूसरे का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू इक्वेट द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्यों, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस दो ब्लॉक हैं, उनकी कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस हैं विच आर इन कॉन्टेक्ट। तो वो जितनी वेलोसिटी से अवे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये टुवर्ड्स आएगा, जितनी वेलोसिटी से अवे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये टुवर्ड्स आएगा। तो ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो वी हैव टू इक्वेट द कंपोनेंट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, अगेन देयर आर टू ब्लॉक्स, हमने फोर्स लगाया एक पे F, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन रिलेशन इन एक्सेलरेशंस। तो इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, कैन दिस मूव इन दिस डायरेक्शन, भाई नहीं, यहाँ पे तो ये मूव नहीं कर सकता, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मैंने एक्सेलरेशन लिख लिया a1, ठीक है। अब ये बताओ कि जो ब्लॉक B है, सॉरी जो ब्लॉक A है, उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है, सोचो। अगर मैंने इसको पुश किया तो ये कहाँ जाएगा, ब्लॉक A कहाँ जाएगा, क्या ये इधर जा सकता है, नहीं। इनके बीच में अगेन कॉन्टेक्ट कैसा है, ये एकदम स्मूथ कॉन्टेक्ट है, जहां भी आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट कैसा है, स्मूथ है, कोई रफ नहीं है। तो इसको जैसे ही आगे भेजोगे तो ये स्मूथ कॉन्टेक्ट है, तो स्लाइड होके ऊपर आ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हमने लिख लिया a2। सोच पा रहे हो, ये इसको हमने जब पुश किया, ये आगे तो जा नहीं सकता भाई, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड वॉल। लेकिन ये क्या है, इनके बीच का कॉन्टेक्ट कैसा है, बहुत स्मूथ है, तो ये शिफ्ट होके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। क्लियर। अगेन इफ दे आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट, तो क्या होगा, उस इंस्टेंट पे जो भी एक्सेलरेशन का यहाँ पे कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन आएगा,
इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी सेम। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे बना लो दोनों सरफेसेस, ठीक है। ये एंगल कैसा है, दिस इज थीटा। तो अगर आप पहले सिर्फ इस सरफेस को देखो, सिर्फ सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन है ए इस साइड, ए का कंपोनेंट निकाल लो, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, a cos या a1 cos 90 माइनस थीटा, a1 sin थीटा। नाउ सी द सरफेस ऑफ a, ये हो गई b की सरफेस। अब a की सरफेस देखो, सरफेस तो सेम ही रहेगी ना, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, सेम ही है, तो ये b की आ गई, इसी को हमने यहां बनाया, ठीक है। अगेन क्या है, थीटा, इसी को मैंने क्या किया, जस्ट अलग अलग किया, इसको a की सरफेस अलग, b की सरफेस अलग लिख के। अब इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, है ना, दिस हैज एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने उसका कंपोनेंट निकाल लिया, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये कंपोनेंट आया। अब A की अगर आप सरफेस देखोगे विच इज इन कॉन्टेक्ट विद B, तो इट इज मूविंग, पूरा ब्लॉक जो है, द कंप्लीट ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A, इट मींस दिस सरफेस, इसको अगर सेपरेटली बनाओ, है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस सरफेस इज ऑल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन A2 एंड दिस सरफेस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A1, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इस साइड बनाया है। तो दिस सरफेस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A1 इन दिस डायरेक्शन एंड दिस सरफेस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A2 इन दिस डायरेक्शन। तो अपने को बस क्या करना है, वी जस्ट हैव टू टेक द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर है, तो A1 का तो मैंने ले लिया, A1 का ये देखो, दिस वाज A1, या यहाँ पे बनाना है तो ऐसे बना लो, ये A1, इसका कंपोनेंट यहाँ पे कितना आया, ये आया A1 sin थीटा। अब वैसे ही इसका कंपोनेंट ले लो, तो यहाँ पे क्या है, ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, दिस इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। नाउ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये आया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा, थीटा, तो ये क्या बन गया, A2 cos थीटा, दिस इज A2, दिस इज थीटा, तो कितना आ जाएगा, A2 cos थीटा। नाउ A2 cos थीटा इज इक्वल टू A1 sin थीटा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू A2 cot थीटा। क्लियर है ये चीज। तो हम लोग ऐसे कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट में जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो कैसे निकाल सकते हैं, वी जस्ट हैव टू इक्वेट दी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो यहाँ पे हमने इसके सफिशिएंट एग्जांपल्स कर लिए हैं, अब इसके आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग जो है हमने अपने डेली लाइफ में काफी यूज किया है। बचपन में हमारे पास एक पेन आती थी जो कि उसमें स्प्रिंग लगा होता था, है ना, तो उस स्प्रिंग से भी हमने खेला है। और भी स्प्रिंग बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे गेम्स में, सस्पेंशन वाले जो गेम्स होते हैं जिसमें जंप करते हैं हम लोग, तो उसमें भी क्या होता है, स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग कुछ इस टाइप का होता है, देखा है हम लोगों ने, या फिर इस तरीके से। और जो स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, स्प्रिंग बैलेंस जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए स्कूल्स में यूज किया है, फिजिक्स की जो लैब होती थी उसमें स्प्रिंग बैलेंस होता था, वहां पे क्या होता है, स्प्रिंग होता है। फिर जैसे अपनी बाइसिकल होती है, बाइसिकल की सीट में क्या होता है, वो भी सीट थोड़ी सी, उसमें सस्पेंशन होता है ना, थोड़ी सी जंप करती है वो, तो वहां पे भी स्प्रिंग यूज होता है। अब ऐसे बहुत सारी जगहों में, मशीन्स में, बहुत सारी जगहों में जो स्प्रिंग है उसका हम यूज करते हैं। नाउ स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग को वी कैन स्ट्रेच और वी कैन कंप्रेस। फॉर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इन बोथ द केसेस आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ ब्रेसलेट्स भी आते हैं, है ना, ब्रेसलेट्स भी आते हैं जो कि कुछ स्प्रिंग फॉर्म में होते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी स्प्रिंग को यू कैन स्ट्रेच और कंप्रेस। फॉर डूइंग दैट यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। अगर स्ट्रेच करना है तो कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सोच के देखो कि कुछ स्प्रिंग होते हैं जिनको आप इजीली उसको हम लोग स्ट्रेच कर पाते हैं, कुछ स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। वैसे ही अगर आपके पास उसको कंप्रेस करने की बात है तो कंप्रेस करने में भी, जैसे पेन में जो छोटी स्प्रिंग होती है उसको कंप्रेस करने में काफी मेहनत लगती है, कुछ स्प्रिंग को कंप्रेस करने में मेहनत नहीं लगती। ऐसे हम डेली लाइफ में हमने ऐसी चीजें देखे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उस स्प्रिंग से झगड़ा कर रहे हैं। तो उस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, उस स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगा। अगर आप उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो आपको वहां पे उसको, इफ यू वांट टू कंप्रेस द स्प्रिंग, तो आपको एक फोर्स लगा के रखना पड़ेगा।
ठीक है। यहाँ पे तो पहली चीज तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख लो, 2-3 पॉइंट्स जो स्प्रिंग के बारे में है कि व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स स्टेट, व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स स्टेट, तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। When spring is in its relaxed state, the length of the spring is known as natural length. Clear है? ये हो गया first point. Second point, if a spring is compressed, if a spring is compressed, then it will apply a pushing force or it will push the bodies attached to it. ठीक है? If we are compressing a spring, then it will apply a force to the ends. Ends पे जो भी हमारे पास बॉडी है उस पे वो एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, नेचुरल लेंथ में है, कब? जब वो रिलैक्स्ड है, उसको हमने फ्री छोड़ दिया, वो अपने रिलैक्स स्टेट में है, तब ये उसकी नेचुरल लेंथ में है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। सो मान लो दिस इज नेचुरल लेंथ। नाउ यू आर अप्लाइंग यूजिंग योर हैंड्स, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स और आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई? अब कंप्रेस हो गई, इतनी हो गई। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, देन दिस स्प्रिंग विल पुश इट्स एंड्स, जो भी टाइड एंड्स पे जो भी बॉडी है विच इज अप्लाइंग अ फोर्स, उसको क्या करेगी? इट विल पुश इट अवे, है ना। और इफ यू आर एक्सटेंडिंग, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे हमने इसको पुश कर दिया है। इफ यू आर एक्सटेंडिंग और स्ट्रेचिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, देन व्हाट इट विल डू? इट विल pull the bodies attached to it at the ends. If you are stretching the spring, then it will pull the bodies attached to it on its ends. क्या करेगा ये? आप सोच के देखो, जब आप क्या करते हो, आपने जब इसको कंप्रेस किया, ठीक है, स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया, तो हमें क्या लगता है? हमेशा एक फोर्स बाहर की तरफ फील हो रहा होता है। इसको अगर आप कंप्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा आपको एक फोर्स बाहर की तरफ, वो स्प्रिंग उसको धक्का देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो एट दिस इंस्टेंट इट इज एट रिलैक्स स्टेट। ठीक है भाई, कोई यहाँ पे पंगा ही नहीं है, लेकिन आपने जैसे ही मान लो मैंने इधर से एफ फोर्स लगाया, इधर से एफ फोर्स लगाया और मैंने इसको कंप्रेस करके रखा। नाउ स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्प्रिंग क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर इस पॉइंट को देखोगे, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो इधर से एक फोर्स लग रहा है, तो इधर से भी एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है? यहाँ पे स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर आप कंप्रेस करके रखोगे तो ये उसको धक्का देगा, बोलेगा बाहर जाओ, क्योंकि इट वांट टू कम इन इट्स रिलैक्स स्टेट। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सी दिस पॉइंट, तो आपने इसको फोर्स इधर लगा के रखा, बट दिस पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब इधर से भी इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो एंड्स पे जो बॉडीज है उनको अवे, इट पुशेस इट अवे, इट पुशेस इट अवे, है ना। जो बॉडीज एंड्स पे अटैच है उनको दूर पुश करता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया? एक फोर्स एफ इधर लगाया और इधर लगाया और ऐसे मैंने इसको पुल करके रखा है। नाउ अगेन दिस बॉडी, दिस स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप अगर इस पॉइंट को देखोगे, यहाँ पे अगर पॉइंट को देखोगे तो इस पे हमने फोर्स लगाया है इस साइड, एंड इफ दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस पे इस साइड एक फोर्स लग रहा होगा इक्वल टू एफ। ठीक है, सिमिलरली इफ वी विल सी दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इधर से कोई एफ फोर्स से खींच के रखा है। इफ दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस साइड भी एक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो इस साइड भी एक फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी एक फोर्स आ जाएगा एफ। तो वैसे ही जैसे हमने अब क्या किया था भाई, स्ट्रिंग वाले केस में क्या था? स्ट्रिंग वाले केस में इट वॉज अनस्ट्रेचेबल और इनएक्सटेंसिबल। तो क्या होता था? हमने अगर फोर्स लगाया, इधर से एफ लगाया, इधर से एफ लगाया, तो उसमें भी क्या फोर्स डेवलप हो जाएगा? एफ। एवरी पॉइंट विल पुल इट्स नियर बाई पॉइंट विथ फोर्स एफ, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस केस ये है कि दिस ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेचेबल, बट टेंशन तो इसमें भी डेवलप होगी। आप इसको पुल करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो टेंशन तो इसमें भी डेवलप होगी। इसके भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो क्या करेगा? उसको हमेशा पास में रखने की कोशिश करेगा। तो इफ यू स्ट्रेच दी स्प्रिंग, तो क्या होगा? उसमें अगेन एक फोर्स डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे हम स्ट्रिंग में टेंशन बोलते हैं, वैसे हम स्प्रिंग में भी टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन विल गेट डेवलप्ड इन दी स्प्रिंग। अब अगेन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वी आर कंसिडरिंग स्प्रिंग टू बी मासलेस। यहाँ पे हम लेंगे स्प्रिंग टू बी मासलेस। इफ नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा? इफ स्प्रिंग इज मासलेस, देन टेंशन डेवलप थ्रू आउट द स्प्रिंग विल बी सेम। टेंशन डेवलप थ्रू आउट द स्प्रिंग विल बी सेम। इफ स्प्रिंग इज मासलेस, देन टेंशन डेवलप थ्रू आउट द स्प्रिंग विल बी सेम। क्लियर है ये चीज?
यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स लिख लिए हमने कि व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स स्टेट, तो द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी नेचुरल लेंथ. व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इट विल पुश द टाइड एंड्स अवे फ्रॉम द स्प्रिंग लेंथ. इट विल पुश द टाइड एंड्स अवे फ्रॉम द स्प्रिंग लेंथ. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल एजेंट जो इसको फोर्स लगा के होल्ड करके रख रहा है उसको क्या करेगा, हमेशा इधर पुश करने की कोशिश करेगा. इफ यू स्ट्रेच द स्प्रिंग, if you stretch the spring then it will pull the bodies attached to it at its end towards the length of this spring. क्या करेगा, it will pull the bodies attached to it at its ends. ठीक है. उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमने लिया है स्प्रिंग मासलेस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, स्प्रिंग इज मासलेस. सो इफ स्प्रिंग इज मासलेस देन फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग विल बी सेम थ्रू आउट. फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल बी सेम throughout the length of the spring. क्लियर है ये चीज. तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लोग लिख लिए हैं. अब नेक्स्ट आता है कि जो भी फोर्स डेवलप होगा इन द स्प्रिंग, इज इट डिपेंडेंट ऑन समथिंग. तो हाँ, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेच, जो भी स्ट्रेच्ड लेंथ और कंप्रेस्ड लेंथ है. ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग इज proportional to deformation. डिफॉर्मेशन. ठीक है. सोच के देखो, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा. बेसिकली व्हाई वी हैव टू अप्लाई द फोर्स. अगर इजीली स्ट्रेचेबल होता तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही ना पड़ती. ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दिए, उसके बाद क्या हो गया, वो स्ट्रेच हो गया. थोड़ा सा ऐसे कर दिए, वो कंप्रेस हो गया. बट नहीं, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज ट्राइंग, स्प्रिंग इज ट्राइंग नॉट टू गेट स्ट्रेच्ड. स्प्रिंग इज ट्राइंग, जब आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. इसका मतलब दैट स्प्रिंग इज ट्राइंग नॉट टू गेट स्ट्रेच्ड. इसका मतलब उसमें इंटरनली एक फोर्स डेवलप हो गया कि नहीं, मुझे स्ट्रेच नहीं होना है. अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, इट इज ट्राइंग टू रिमेन इन इट्स रिलैक्स स्टेट. तो वो क्या करेगा, वो जो भी उसको उस पर फोर्स लगा के कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है उसको क्या बोलेगा, दूर भागो, आई वांट टू बी इन रिलैक्स स्टेट. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग, एक फोर्स डेवलप होगा जो पुश करेगा, बॉडीज अटैच टू इट उसको. और जब आप स्ट्रेच करोगे तो क्या करेगा, जो भी बॉडीज अटैच है उनको पुल करेगा. क्लियर है. तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है हमारे पास कि टेंशन इन द स्प्रिंग, जो भी टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग है वो क्या है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. तो आप जितना ज्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा. क्यों हो रहा है, क्योंकि आप फॉर कंप्रेसिंग मोर यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स. इसका मतलब अंदर ज्यादा डेवलप हो रहा है. अगर आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है, दुश्मन कौन कौन है, स्प्रिंग एंड द एक्सटर्नल फोर्स आर एनिमीज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, इट मीन्स जो अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है. इफ यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, इसका मतलब अंदर फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है, अंदर वो ज्यादा उसको ज्यादा फोर्स के साथ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है. सो अब ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि इफ यू विल ट्राई टू कंप्रेस इट मोर, अगर उसके डिफॉर्मेशन को ज्यादा करोगे, डिफॉर्मेशन मतलब उसकी लेंथ को चेंज करना, वॉट एवर वॉज द नेचुरल लेंथ उससे उसकी लेंथ को चेंज करना. तो वॉट एवर डिफॉर्मेशन विल हैव, इफ यू हैव मोर डिफॉर्मेशन तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा कंप्रेस करोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा लेंथ स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो हमारे पास क्या आता है, टेंशन इन द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन. एंड डिफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कि अगर यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी L, ये थी नेचुरल लेंथ L और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, मान लो ये एंड फिक्स्ड है और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है इतना, तो पहले थी लेंथ ये और अभी लेंथ हो गई ये, तो दिस डिफॉर्मेशन विल बी x. और अगर हमने कंप्रेस किया है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लेंथ थी ये और अभी लेंथ है ये, तो दिस विल बी द डिफॉर्मेशन x. तो डिफॉर्मेशन इन दिस केस, व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, यहाँ पे डिफॉर्मेशन है x बट इट इज स्ट्रेच्ड, यहाँ पे डिफॉर्मेशन है x बट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड. क्लियर है ये चीज. तो हमारे पास आता है कि टेंशन इन द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग. क्लियर है ये चीज. तो यहाँ पे अगर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स, या टेंशन इज इक्वल टू k इंटू एक्स. अब ये k क्या है भाई, तो k को हम बोलते हैं स्टिफनेस. स्टिफनेस और
स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है ये? स्टिफनेस और स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ द स्प्रिंग्स विल रिक्वायर मोर फोर्स। अगर आपको दो स्प्रिंग दिया जाए और उनको बोला जाए कि सेम ही डिस्प्लेसमेंट करना है, सेम ही डिफॉर्मेशन करना है, बट कुछ स्प्रिंग्स में क्या लगता है, हमें ज्यादा फोर्स लगता है। मान लो अगर मेटल की कोई लोहे की स्प्रिंग है जो हमारे बाइसिकल्स की सीट में यूज होती है, अगर उसके स्प्रिंग को आपको इतना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर कंप्रेस करना होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन आपकी जो पेन में जो स्प्रिंग होती है या फिर टॉयज में जो स्प्रिंग होती है, उसको अगर कंप्रेस करना है तो थोड़ा सा ही फोर्स लगा के यू विल बी एबल टू कंप्रेस। ठीक है, तो यू हैड सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिफॉर्मेशन था। ठीक है, बट फॉर वन केस यू नीडेड मोर फोर्स, फॉर अनदर केस यू नीडेड लेस फोर्स। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। ये तो सेम है ना, हमने दोनों के लिए कांस्टेंट लिया इसको, बट एक केस में फोर्स ज्यादा है, एक केस में फोर्स कम है। क्यों? बिकॉज ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से। तो इट विल डिपेंड ऑन दी मटेरियल कि किस मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है। दिस स्टिफनेस डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कि उसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी उस पर डिपेंड करता है, एंड मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। ये हम आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, this K constant shows us the stiffness कि कितना स्टिफ है वो, है ना, कितना इजीली और कितना इजीली वो कंप्रेस या स्ट्रेच हो सकता है, या कितना डिफिकल्टी हमें वहां पे हो सकती है उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने में। और यू कैन डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एज, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं x को 1 मीटर रख दूं, 1 मीटर या फिर 1 यूनिट, if I keep the deformation equals to 1 meter or 1 unit, then your force required will be K. इसको अगर मैंने 1 रखा, then force will be what? Force will be K. इसका मतलब if you are having a deformation of 1 unit, ठीक है, if you are having deformation of 1 unit, then the force generated in the spring, then the force, ये क्या है? This is nothing but the force. This is nothing but the force. So when you have deformation is equal to 1 unit, then the force generated or the tension generated in the spring is equal to spring constant. ऐसा लिख सकते हैं। Spring constant is known as the force generated in the spring when deformation is 1 unit. लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि force required, ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जितने फोर्स से आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो उतना ही फोर्स अंदर डेवलप होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर के बताया था कि आप अगर किसी एंड को देखो, ठीक है, इसको मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया था, मान लो ये कांस्टेंट है, सॉरी ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे मैंने इसको F फोर्स से एक्सटेंड किया, F फोर्स लगा के मैंने एक्सटेंड किया, और इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पे F लग रहा है तो इधर भी क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। तो if I am applying F force, तो अंदर भी क्या जनरेट होता है, F जनरेट होता है। एंड अगेन वी आर टेकिंग स्प्रिंग टू बी मासलेस, तो वो फोर्स कैसा होता है, थ्रू आउट द स्प्रिंग इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो आप ये बोल सकते हो कि जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वही फोर्स क्या होगा, अंदर जनरेट हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स जनरेटेड और टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग व्हेन डिफॉर्मेशन इज 1 यूनिट। डिफॉर्मेशन इज 1, अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो 1 मीटर, व्हेन डिफॉर्मेशन इज 1 मीटर। और यू कैन से कि फोर्स रिक्वायर्ड टू हैव या फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म अ स्प्रिंग बाय 1 यूनिट, है ना, फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द स्प्रिंग बाय 1 यूनिट। यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, फोर्स इज इक्वल टू K। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कि आपको अगर किसी स्प्रिंग को 1 यूनिट से डिफॉर्म करना है, अगर किसी स्प्रिंग को 1 यूनिट से या 1 मीटर से डिफॉर्म करना है, तो जो भी आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने तो फिक्स कर लिया ना कि आई एम गोइंग टू डिफॉर्म द स्प्रिंग बाय 1 यूनिट। अब मुझे 3-4 स्प्रिंग दे दी जाए, ठीक है, स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3, स्प्रिंग 4, चारों को आई हैव टू डिफॉर्म बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। मे बी जो स्प्रिंग 1 है उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा हो सकता है, स्प्रिंग 2 के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मशीन्स में या बाइसिकल में जो स्प्रिंग होता है उसको अगर आप 1 यूनिट से
डिफॉर्म करोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, इसका मतलब उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। अगर आप स्प्रिंग जो पेन में होती है स्मॉल स्प्रिंग, अगर उसको आप 1 यूनिट से डिफॉर्म करोगे उसमें हो सकता है कि फोर्स थोड़ा सा कम लगे, इट मीन्स उसकी स्टिफनेस कैसी है, कम। फॉर चेंजिंग और फॉर डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग बाय 1 मीटर, फॉर डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग बाय 1 मीटर, जिसका फोर्स ज्यादा लगेगा उसका स्टिफनेस ज्यादा है, जिसमें फोर्स कम लगेगा उसका स्टिफनेस कम है। आई होप क्लियर है आपको। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में और हम देखेंगे कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आपके पास छोटी सी स्प्रिंग होती है, अगर आपके पास वही स्प्रिंग जो पेन में जो स्प्रिंग होती है वो उसी टाइप की स्प्रिंग उसी मटेरियल की बनी हुई बहुत लंबी स्प्रिंग अगर दे दी जाए, मान लो इतनी लंबी दे दी जाए, उसको डिफॉर्म कर पाना विल बी लिटिल बिट इजियर। लेकिन अगर छोटी सी स्प्रिंग है, छोटी सी स्प्रिंग को अगेन उसको स्ट्रेच कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो व्हेन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस तो उसकी स्टिफनेस कम हो जाती है, उसको बाय 1 यूनिट उसको डिफॉर्म करना इजी हो जाता है। व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज स्मॉल तो उसको 1 यूनिट से डिफॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑल्सो, तो वो हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या बता दिया मैंने कि व्हेन स्प्रिंग इज मासलेस देन द टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट दी स्प्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने F इज इक्वल टू मैंने kx तो लिख दिया, लेकिन एक चीज इसमें और है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्चुअल जो इक्वेशन लिखते हैं हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx, ये आती है आपकी स्प्रिंग की F, या फिर आप T भी लिख सकते हो, T टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस kx। अब ये माइनस क्या बता रहे हैं, तो व्हेन यू हैव दिस इज नेचुरल लेंथ, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक एंड को फिक्स कर देते हैं, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ वाज दिस एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफॉर्मेशन इज दिस। दूसरा केस मैंने लिया कि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो नेचुरल लेंथ वाज दिस एंड एक्सटेंड हो गया बाय x। क्लियर है। सो व्हेन वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग तो फोर्स किधर लगता है, इट इज पुशिंग एंड आउटवर्ड या फिर पुलिंग एंड इनवर्ड। क्या करता है, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या करता है, बाहर धक्का देता है कि आई वांट टू गो इनटू माय रिलैक्स स्टेट, तो वो बाहर धक्का देता है, पुशिंग फोर्स लगता है। कैसा लगता है, अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। जब आप कंप्रेस करके रखोगे तो अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगी वो टेंशन कैसी होगी, इधर होगा ना, हर पार्टिकल, उस स्प्रिंग का हर पार्टिकल बोलेगा दूर जाओ दूर जाओ, तो कैसा फोर्स लगेगा, अवे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जब आपने कंप्रेस कर दिया है तो ये बोल रहा है भागो उधर, पुशिंग फोर्स लग रहा है ना, जो भी ऑब्जेक्ट अटैच्ड है उससे पुशिंग फोर्स लग रहा है, सबको बोल रहा है दूर भागो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स देखोगे तो टेंशन कैसा लगेगा, यहाँ पे ये एक्सटेंड, अगर ये कंप्रेस हो गया तो ये बोलेगा दूर भागो, है ना। तो टेंशन यहाँ पे कैसे डेवलप हो गई, टेंशन विल बी डेवलप्ड इस तरीके से। क्लियर है ये चीज। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि वापस इधर आ जाओ। तो व्हेन यू आर कंप्रेसिंग तो फोर्स कैसा होता है, आउटसाइड। तो हमने कंप्रेस जब किया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था इधर, डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन था इधर, है ना, डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इज इन दिस डायरेक्शन। जब आप कंप्रेस कर रहे हो डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स किस साइड है, इस डायरेक्शन में है। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट तो डिफॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या है, इस साइड। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग इट तो स्ट्रेच कर दिया मतलब इधर किया ना हमने, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन इज इन दिस डायरेक्शन। व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग डिफॉर्मेशन इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स विल बी पुलिंग, बोलेगा वापस आओ। स्प्रिंग का एवरी पार्टिकल विल से कि वापस आओ। तो इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स देखोगे तो यहाँ पे कैसा लगेगा, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, जो फोर्स यहाँ पे जो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो गया है वो कैसा लगता है, ऑपोजिट टू दी डिफॉर्मेशन, ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये वही दिखा रहा है कि दिस विल बी, फोर्स विल बी ऑपोजिट, फोर्स और टेंशन विल बी opposite to the direction of deformation। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे दिस माइनस इज शोइंग कि फोर्स विल बी, अगर ये x है, ये हमारा डिफॉर्मेशन है, तो डिफॉर्मेशन के ऑपोजिट, जिस साइड डिफॉर्मेशन है, अगर मैंने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, अगर मैंने स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा। तो
तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिफॉर्मेशन। आई होप ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइड में प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं मैंने, ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बेसिक चीजें वी नो अबाउट द स्प्रिंग, बेसिक थिंग्स अबाउट स्प्रिंग हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है भाई, आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसमें टेंशन डेवलप हो गई, आपने इसको कंप्रेस किया तो इसमें टेंशन डेवलप हो गई। कैसा आ रहा है टेंशन, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन, है ना, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। टेंशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। जिस साइड आपका अगर कंप्रेस किया मतलब इधर पुश किया तो फोर्स क्या लगेगा, टेंशन डेवलप होगी इस साइड। अगर स्ट्रेच किया तो हमने इस साइड डिफॉर्मेशन किया तो फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। अब मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक मास रखा, ठीक है, पहले नेचुरल लेंथ में थे, दिस एंड इज फिक्स्ड और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक की हेल्प से आई हैव पुल्ड द स्प्रिंग, तो उसमें कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा। नाउ आई हैव रिलीज्ड, तो जैसे ही मैंने रिलीज किया तो क्या करेगा, दैट स्प्रिंग विल ट्राई टू गेन इट्स नेचुरल लेंथ, तो एकदम खट से ये जो ब्लॉक है इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर कंप्रेस किया हुआ है तो जैसे रिलीज करेंगे ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इधर भागेगा। क्यों, बिकॉज स्प्रिंग इज अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही कंप्रेस किया है तो फोर्स कैसा लगेगा स्प्रिंग का, हमेशा ब्लॉक पे इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा बिकॉज उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एंड दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। तो उसी पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि अभी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 11 मीटर, दिस इज एन एक्सटेंडेड लेंथ, ये क्या है, स्ट्रेच्ड है, यहाँ पे लिख लो स्ट्रेच्ड, ठीक, स्ट्रेच्ड है एंड लेंथ एट दिस इंस्टेंट लेंथ इज 11 मीटर एंड एट दैट इंस्टेंट आई हैव रिलीज्ड द ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन स्ट्रेच्ड स्टेट इज 11 मीटर एंड एट दैट इंस्टेंट ब्लॉक इज रिलीज्ड, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर है। देन फाइंड आउट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भाई हमें ये गिवन है कि अभी इसकी लेंथ है 11 मीटर, तो यहाँ पे पहले क्या करो, इसका FBD बनाओ। तो इस पे क्या लग रहा है फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है Kx इन दिस डायरेक्शन, है ना, Kx जो फोर्स लग रहा है इस पे वो क्या है, इससे स्प्रिंग का है, स्प्रिंग अपनी स्ट्रेच्ड स्टेट में है तो उस पे एक फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, क्लियर है, इन दिस डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू Kx। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मास है 10 kg, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिग्मा F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे सिग्मा F क्या है, सिग्मा F है ओनली Kx इज इक्वल टू ma, 10 इंटू a क्या गिवन है हमें 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा K इंटू x इज इक्वल टू 10, K हमें गिवन है, K इज इक्वल टू है 100 न्यूटन पर मीटर, तो क्या जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 100, x इज इक्वल टू आ गया 0.1 मीटर, x इज इक्वल टू आ गया 0.1 मीटर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x आ गया हमारे पास 0.1 मीटर, नहीं इसको एक काम करो, k को ले लो 10 न्यूटन पर मीटर, थोड़ी सी अच्छी वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर, तो ये हमारे पास आ गया 1 मीटर, ठीक है। kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 1, मास है 10, kx इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मीटर। इट मींस व्हाट इज दिस, x इज व्हाट, x इज द डिफॉर्मेशन, x इज डिफॉर्मेशन। इसका मतलब डिफॉर्मेशन इन दिस स्प्रिंग इज हाउ मच, कितना डिफॉर्मेशन है 1 मीटर, क्लियर है। और हमें गिवन है कि भाई दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, दिस स्प्रिंग इज इन स्ट्रेच्ड लेंथ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्ट्रेच्ड है तो ये क्या होगा, इसकी कुछ नेचुरल लेंथ होगी प्लस x होगा विच इज इक्वल टू 11 मीटर हमें गिवन है। आफ्टर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग कितनी वैल्यू है ये 11 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पे हमारे पास L इज इक्वल टू, L इज व्हाट नेचुरल लेंथ, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 मीटर, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। इट मींस द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल स्टेट और द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वाज 10 मीटर। आई हैव पुल्ड दिस स्प्रिंग बाय 1 मीटर एंड एक ब्लॉक उस पे अटैच किया ऑफ मास 10 kg एंड वी हैव रिलीज्ड इट।
तो अब उसमें अगर एक्सटेंशन है उसमें कितना 1 मीटर का, देन व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक। 1 मीटर का एक्सटेंशन है, k इज इक्वल टू 10 है, तो फोर्स कितना लगेगा 10 इंटू 1, kx 10 इंटू 1, एंड मास कितना है 10 kg। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जैसे रिलीज करोगे इट विल मूव विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगेन स्प्रिंग इज इन स्ट्रेच्ड लेंथ एंड लेंथ इज 12 मीटर। स्प्रिंग इज इन stretched length, stretched state and length is 12 meter. At that instant हमने क्या किया है, यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लगा के इसको इक्विलिब्रियम में रखा है, ब्लॉक को हमने इक्विलिब्रियम में रखा है। देन फाइंड आउट दी, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अगेन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड डिफॉर्मेशन क्या होगा। क्लियर है। दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड अ फोर्स of 200 Newton is applied. This block is in equilibrium. Then find out the natural length of the spring and deformation in the spring. कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे if this spring is in stretched length, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा इस पे kx। क्लियर है ये चीज। अगर stretched है तो कैसा लगेगा, towards the spring। अगर compressed है तो कैसा लगेगा, away from the spring। तो इसका FBD बना लो, क्या होगा, यह m इधर लग रहा है 200, इधर लग रहा है kx। अब दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब 200 इज इक्वल टू kx, 200 इज इक्वल टू k कितना है 100, x इज इक्वल टू हमें नहीं पता, x कितना आ गया 2 मीटर। इसका मतलब डिफॉर्मेशन कितना हो गया 2 मीटर। अब नेचुरल लेंथ प्लस डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू कितना गिवन है 12। ठीक है, नेचुरल लेंथ, और हमने अभी उसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, बट अभी वो स्ट्रेच्ड लेंथ में है। कितने से स्ट्रेच्ड है वो हमें मिल गया फ्रॉम दिस इक्वेशन, कितने से स्ट्रेच्ड है 2 मीटर। इसका मतलब नेचुरल लेंथ कितनी रही होगी 10 मीटर्स। नेचुरल लेंथ है 10 मीटर, वी हैव एक्सटेंडेड इट बाय 2 मीटर, तो उसमें फोर्स जनरेट हो गया कितना 200 न्यूटन, एंड दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस साइड भी 200 न्यूटन, इस साइड भी 200 न्यूटन। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या किया है, k इज इक्वल टू 100 न्यूटन, 10 kg है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज प्रेस्ड बाय 2 मीटर एंड रिलीज्ड, एंड सेकेंड केस है पुल्ड बाय 2 मीटर एंड रिलीज्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो हमें पहले ये बोला है कि A में व्हेन इट इज पुल्ड बाय 2 मीटर, इसका मतलब डिफॉर्मेशन कितना कर दिया हमने, अभी अपनी नेचुरल स्टेट में है, डिफॉर्मेशन हमने किया, इस साइड हमने पुल किया बाय 2 मीटर, तो फोर्स कितना जनरेट हो जाएगा, फोर्स विल बी kx विच विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, हमने इसको 2 मीटर से स्ट्रेच किया एंड रिलीज्ड, 2 मीटर से स्ट्रेच किया एंड रिलीज्ड, तो क्या लग रहा है, जैसे स्ट्रेच किया देन अ फोर्स विल गेट डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, या फिर लिख लो फोर्स इज इक्वल टू ma। तो फोर्स कितना है 200 न्यूटन इनटू इज इक्वल टू ma, 10 इंटू a, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगेगा, व्हेन यू हैव पुल्ड इट इन दिस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे रिलीज करोगे इस साइड भाग के आएगा, कैसा होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड केस में अगेन हमने x इज इक्वल टू 2 मीटर लिया है, बट इस केस में क्या है, इन फर्स्ट केस डिफॉर्मेशन वाज इन दिस डायरेक्शन, इन सेकेंड केस डिफॉर्मेशन इज इन दिस डायरेक्शन। अगर आप साइन लेके करना चाहते हो तो इस साइड पॉजिटिव ले लो, इस साइड नेगेटिव ले लो, डिफॉर्मेशन कितना हो गया -2m, तो यहाँ पे फोर्स क्या जाएगा, या फिर मैग्नीट्यूड में ही सॉल्व करो, इतना हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2m, अगेन सारी चीज सेम रहेंगी। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, हमने अगेन x इज इक्वल टू 2 मीटर से इसको कंप्रेस किया है बस, तो फोर्स तो अभी भी डेवलप उतना ही होगा ना, क्योंकि k इंटू एक्स होता है। अगर आपने 2 मीटर से स्ट्रेच किया तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू k, 200 न्यूटन, बट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन। जब कंप्रेस किया तो अगेन क्या होगा, 2 इंटू 100, 200, बट अब फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी पुशिंग, फोर्स क्या करेगा, ब्लॉक को इट विल पुश इन दी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। तो एक्सेलरेशन जैसे रिलीज करोगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास क्या है, टेंशन इन द स्प्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है। When both A and B displaced by 2 meter in same direction and
दूसरा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या किया है हमने, इनिशियली द सिस्टम इज इन और द स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स स्टेट, यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में है। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया 2 मीटर से। इसको 2 मीटर से डिस्प्लेस किया और इसको भी 2 मीटर से डिस्प्लेस किया। अगर दोनों को 2 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, पहले दोनों ऐसे थे, दोनों को 2 मीटर से डिस्प्लेस कर दिया, विल देयर बी एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? नहीं। इसको 2 से डिस्प्लेस किया, इसको 2 से डिस्प्लेस किया। अगर सिर्फ इसको 2 से डिस्प्लेस करते तो क्या आता, कंप्रेशन आ जाता, लेकिन हमने इसको भी 2 से डिस्प्लेस कर दिया तो कैसा हो गया, अगेन नॉर्मल। तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन या कोई कंप्रेशन नहीं आएगा। सो एक्सेलरेशन टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी 0। इन दिस केस देयर वोंट बी एनी कंप्रेशन और एक्सेलरेशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। जितना इसको डिस्प्लेस किया है उतना इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इफेक्ट विल बी नलिफाइड। ठीक है, बट अब हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन अब दो केस हो सकते हैं कि ए और बी दोनों को 2 मीटर से, when both A and B displaced by 2 मीटर in opposite direction। तो opposite direction ऐसा भी हो सकता है, इसको 2 से डिस्प्लेस किया, इसको भी 2 से डिस्प्लेस किया। और opposite direction क्या होता है, इसको 2 से डिस्प्लेस किया, इसको भी 2 से डिस्प्लेस किया। अगर दोनों को 2 से डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, पहले लेंथ है ये 10 मीटर A and B। अब मैंने क्या किया, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट मतलब इधर इधर, इसको 2 मीटर से डिस्प्लेस, इसको 2 मीटर से डिस्प्लेस, तो क्या हो जाएगा, B A एंड नाउ ये ऐसे हो जाएंगे। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 2 मीटर। तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया, 4 मीटर, है ना। टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया, 4 मीटर। तो टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी, 4 इंटू के 400 न्यूटन। क्लियर है। तीसरा केस कि हमने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो इसको इधर और इसको इधर डिस्प्लेस किया, तो क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लेंथ थी, अब यहाँ पे आ गए ए यहाँ पे और बी यहाँ पे। ठीक है, इधर हमने डिस्प्लेस कर दिया 2 मीटर से और इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया 2 मीटर से। अगेन डिफॉर्मेशन कितना है, यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर, अगेन डिफॉर्मेशन इज 4 मीटर। तो फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा, 400 न्यूटन। 4 इंटू के कितना आएगा, 400 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड द टेंशन डेवलप इन द स्प्रिंग। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे क्या है, पहले ये था स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में, जैसे यहाँ पे हमने मास कनेक्ट किया 10 kg तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। एक स्प्रिंग में अगर आप मास को कनेक्ट कर दो तो अपनी रिलैक्स स्टेट से नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस स्प्रिंग इज गोइंग टू होल्ड दैट ब्लॉक, और ये ब्लॉक कब होल्ड रहेगा, इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg विच इज 100, तो इस पे ऊपर भी कितना लगना चाहिए 100, तो टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो नीचे इस पे 100 लग रहा है विच इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, kx। जैसे हमने एक मास को अटैच किया, इट विल गेट स्ट्रेच्ड एंड देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू x, और वो डिफॉर्मेशन अगर x है तो टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल बी t इज इक्वल टू kx, एंड इफ दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम मतलब t इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू kx, तो mg इज इक्वल टू kx आ जाएगा। m कितना है 10, g कितना है 10, k है 100, तो x कितना आ जाएगा, x विल बी 1 मीटर। तो यहाँ पे इसमें डिफॉर्मेशन कितना होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा 1 मीटर का। क्लियर है ये चीज। एंड टेंशन कितनी डेवलप होगी इसमें, टेंशन विल बी इक्वल टू mg which is 100 न्यूटन। टेंशन डेवलप इन दिस स्प्रिंग विल बी 100 न्यूटन। सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में हमें करना है, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या है, यहाँ पे इस पे लगेगा mg, इस ब्लॉक को अगर देखो दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो अगेन क्या होगा, इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगा, इसमें कुछ टेंशन डेवलप होगा। तो पहले सिर्फ इस ब्लॉक को देखो, इस पे लग रहा है नीचे mg और ऊपर लग रहा है t। ठीक है, पहले नीचे वाले ब्लॉक को अगर हम देखें तो नीचे उस पे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है t1 बोल देते हैं उसको। इस ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg एंड ऊपर लग रहा है t1। नेक्स्ट ब्लॉक पे नीचे लग रहा है mg, अगेन नीचे इस पे लग रहा है t1 भी लग रहा है ना। उस ब्लॉक पे नीचे स्ट्रिंग लगी हुई है एंड स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया है t1, तो यहाँ पे नीचे mg भी लगेगा और t1 भी लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा इस पे t2। इस स्प्रिंग में हमने बोल दिया कि
टेंशन कितना है T2। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम बनाओगे तो T1 इज इक्वल टू mg आ गया, और इसका अगर बनाओगे दिस T2 इज इक्वल टू व्हाट, जैसे ही आप दो मासेस भाई 2m हमने कनेक्ट कर दिया तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, कुछ उसमें स्ट्रेच कुछ डिफॉर्मेशन आ गया x का, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इफ डिफॉर्मेशन इज x देन T2 इज द फोर्स इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू kx, है ना। अब अगेन दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या आ जाएगा mg प्लस T1 इज इक्वल टू kx, नीचे का फोर्स इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स, तभी तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। T1 कितना आया, T1 इज इक्वल टू mg, तो ये हो गया mg, ये हो गया mg, तो kx इज इक्वल टू आ गया 2mg, kx इज इक्वल टू 2mg, अगर kx इज इक्वल टू 2mg है तो x कितना आ जाएगा 2mg by k, डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग विल बी 2mg by k, डिफॉर्मेशन in the spring will be 2mg by k, and tension developed in the spring which is equal to T2 will be equal to 2mg, टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल बी 2mg। उसको हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, भाई आप क्या बोल सकते हो, आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो ना कि दिस प्लस दिस वी हैव अ स्प्रिंग, ठीक है, और उस पे कितना मास अटैच कर दिया हमने 2m, इसको पूरे को एक सिस्टम ले लोगे तो हमने कितना मास अटैच कर दिया, वी हैव अटैच मास इज इक्वल टू 2m, तो कितना लगेगा उस 2m मास पे नीचे 2mg लगेगा, इफ दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो नीचे ऊपर भी 2mg लगेगा, और ऊपर कौन सा फोर्स है, ऊपर फोर्स है T2 which is the spring force, तो T2 will be equal to 2mg, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में ये गिवन है कि एट द इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, मान लो t is equal to 0, at a given instant the length of the spring, sorry the extension in the spring is how much, 3 मीटर। यहाँ पे हमारे पास किसी इंस्टेंट पे जो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है वो कितना गिवन है, ये है 2 kg और ये है 3 kg, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 3 मीटर, क्लियर है, एंड k इज इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन पर मीटर, and at that instant if you are releasing, if you have released the system, if the system is released then find out acceleration of both the masses 2 kg and 3 kg। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई इसमें एक्सटेंशन है कितना, एक्सटेंशन इज इक्वल टू 3 मीटर, अगर एक्सटेंशन 3 मीटर है इसका मतलब टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग कितना होगा, टेंशन डेवलप्ड इन द स्प्रिंग विल बी कितना, T is equal to kx is equal to k कितना है 10, x कितना है 3, ओके, कितना टेंशन डेवलप हो गया इन द स्प्रिंग, टेंशन डेवलप्ड इज इक्वल टू 30 न्यूटन, क्लियर है। अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि स्प्रिंग कैसी है, इट इज इन इट्स स्ट्रेच्ड स्टेट, इसका मतलब दोनों 2 kg और 3 kg पे फोर्स किस साइड लग रहा होगा, 2 kg पे इधर लग रहा होगा, 3 kg पे इधर लग रहा होगा, इट इज ट्राइंग टू कम इन इट्स नेचुरल स्टेट, तो कैसा फोर्स लग रहा होगा, पुलिंग टुवर्ड्स द स्प्रिंग, तो इस पे फोर्स इधर आ जाएगा 30 न्यूटन और इस पे फोर्स इधर आ जाएगा 30 न्यूटन, बस एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। जैसे रिलीज किया फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज 30 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो कितना आ जाएगा 30 by 2 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही आपने रिलीज किया इनिशियली द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वाज 3 मीटर, जैसे रिलीज किया इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन, इस पे फोर्स हम लगा रहे हैं 200 न्यूटन, तो अब हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा इफ द एक्सेलरेशन ऑफ A वाज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है 10 kg, 20 kg, इस पे लगा रहे हैं फोर्स 200 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। पहला केस है कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस A is 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ B, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा। तो हमने इस सिस्टम को जस्ट रिलीज किया है, उस टाइम का केस है,
जस्ट रिलीज, उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस पे इधर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो अब ये जो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है इसका क्या यूज है तो देखते हैं। पहली चीज, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बी, व्हाट यू नीड द फोर्स, टोटल फोर्स ऑन दिस बॉडी इन दिस डायरेक्शन। इधर तो कैंसिल हो जाएंगे, mg इज इक्वल टू नॉर्मल। तो यू वांट टू फाइंड आउट कि यहाँ पे टेंशन क्या है, तभी तो आप लिखोगे सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए। नाउ आई वांट टू नो कि वैल्यू ऑफ टी क्या है। तो वैल्यू ऑफ टी हम निकाल सकते हैं क्या? यस। कहां से निकाल सकते हैं सोचो जरा। तो वैल्यू ऑफ टी हम निकाल सकते हैं इस केस से। इफ वी नो द मास, इसका एक्सेलरेशन हमें पता है, नाउ दिस बॉडी हैज सम एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज इस पे क्या लग रहा है, ये अपनी स्ट्रेच्ड स्टेट में है, एक्सटेंडेड लेंथ में है। स्प्रिंग कैसी है, एक्सटेंडेड लेंथ में है, तो वो ए को अपनी तरफ खींच रही है, बी को भी देखते हैं अपनी तरफ खींच रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये अपनी एक्सटेंडेड लेंथ में है, ठीक है। तो ये इसको 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है। विच फोर्स इज पुलिंग दैट बॉडी, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वही इसको खींच रहा है। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? अगेन इस पे लगाओ सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। कौन कौन से फोर्स है इस पे? ओनली टी विच इज इक्वल टू के एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट एम इंटू ए। तो कितना आ जाएगा, एम है 10 एंड ए है 12, कितना आया 120 न्यूटन। इसका मतलब टेंशन कितना है 120 न्यूटन, बस यहाँ पे रख दो। तो हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 120 80 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज कैसा आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पहले वो अपनी एक्सटेंडेड लेंथ में थी एंड इधर 200 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, इधर 200 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है और लेंथ जो स्प्रिंग है वो कैसी है, अपनी एक्सटेंडेड लेंथ में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है, इस पे ओनली 120 न्यूटन का फोर्स है, 120 न्यूटन फोर्स है, तो ये इस साइड जाएगा। लेकिन इस पे क्या है, इस ब्लॉक को स्प्रिंग इज पुलिंग टुवर्ड्स इट विथ 120 न्यूटन, लेकिन इधर 200 न्यूटन से कोई और खींच रहा है ना, तो यहाँ पे इस साइड फोर्स ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उधर जा रहा है। तो यहाँ पे दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अवे विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है चीज? क्यों इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है, इस साइड वाला फोर्स ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे दूसरा केस देखते हैं, जब इसका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर गिवन है, जब 12 मीटर पर सेकेंड इधर गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर गिवन है, इसका मतलब दोनों साइड फोर्स कैसे लग रहे होंगे, आउटवर्ड, है ना। इसका मतलब स्प्रिंग इज इन इट्स कंप्रेस्ड स्टेट। अगर उसको उधर धक्का दे रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग कैसा है, अपनी कंप्रेस्ड स्टेट में। यहाँ पे टेंशन कैसा आ जाएगा, सेकेंड केस में टेंशन विल बी, अगर इसका मूवमेंट इधर है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब टेंशन कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वैल्यू तो अभी भी कितनी आएगी 120 न्यूटन। तो अगर स्प्रिंग उस साइड धक्का दे रहा है तो इस साइड वाले एंड पे भी इधर ही धक्का देगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखोगे तो क्या आएगा, इधर तो 200 न्यूटन लग ही रहा है, प्लस इधर से क्या आ जाएगा, ये इसको इस साइड पुश कर रहा है, तो कितना आएगा 120 न्यूटन। तो अब नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो इधर हो गया 200 न्यूटन और दूसरा ये आ गया हमारे पास 120 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब लिखोगे सिग्मा एफ, तो कितना आ जाएगा, इस साइड 200 लग रहा है और अगेन स्प्रिंग इज आल्सो पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू टोटल मास 20 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। कितना आ गया ये 320 आया ना अपने पास, 320 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि भाई स्प्रिंग अपनी कंप्रेस स्टेट में था, इसने इसको इधर धक्का दिया और इसको इधर धक्का दिया। क्लियर है? अब स्प्रिंग इज ऑल्सो पुशिंग द ऑब्जेक्ट और आप 200 न्यूटन से अगेन उसको खींच रहे हो उधर एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो नेट एक्सेलरेशन तो उसका बढ़ ही जाएगा ना। तो कितना आ रहा है 200 न्यूटन तो लग ही रहा है, हमने ये स्प्रिंग ने अगेन 120 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो कितना हो जाएगा टोटल 320 न्यूटन, और उसके
उसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।